फाइल चाचा रिमोट है ना, रिमोट चाहिए चाचा, तो रिमोट है, प्लास्टिक की थैली में रिमोट। हाँ ठेवा तरी चाहिए। ये लगा। ओम शांति। अब यहाँ सेटिंग चल रही थी, संकल्प चल रहे थे, सबके संकल्प चल रहे थे क्या हो रहा है। पर अभी अभी रमेश भाई सिखा के गए बढ़िया। तो बढ़िया किस किस को याद रहा? बढ़िया किस किस को याद रहा? क्या बात है, अभी अभी सीखा और 50% हम फिर से, जैसे परिस्थिति बदलती है तुरंत हमारा मन बदलने लगता है। तो आज का अभी का ये टॉपिक है डिटैच इन्वॉल्वमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हम सब निर्णय लेते हैं रोज़ सुबह से रात तक। कितने लोग हैं जो कम से कम 10 निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं? कितने ऐसे हैं 10 बार किसी बात का निर्णय लेना पड़ता है ऐसे? 10 से कम? बाकी सब कोई डिसीज़न नहीं लेना पड़ता? कोई डिसीज़न नहीं लेना पड़ता? कोई हाथ ही नहीं उठाए। लेना पड़ता है ना? 10 नहीं लेने पड़ते हैं, पर 5 7 तो कुछ तो निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। अच्छा, छोटा सा एक एक्सरसाइज बैठे बैठे करेंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और वो प्रश्न का उत्तर अगर आपसे खुद से लगता है कि यस मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसे करती हूँ, तो वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। वेरी ऑनेस्टी से आपको अपना हाथ वो ऊपर करना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि क्या कभी आप किसी के दबाव में आकर कोई डिसीज़न लेते हैं? हाथ ऊपर करना है, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, ठीक है। हाथ नीचे करें। क्या हम कभी कोई निर्णय भावनाओं में बहकर करते हैं? करते और फिर बाद में पश्चाताप होता ना, अरे ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, होता है ऐसा। तीसरा है क्या हम पर्सनल बायस अपने हिसाब से देखकर, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हमारा है उसको सामने रख कर के हम कोई डिसीज़न लेते हैं? राइट रॉन्ग नहीं सोचते, पर कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार से हम कोई निर्णय लेते हैं। क्या हम कभी बहुत अच्छा शांत मन से, श्रेष्ठ बुद्धि से निर्णय लेते हैं? वो भी लेते हैं। तो आज का ये सेशन हम सब के लिए है। भले ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है कॉरपोरेट ऑफिस में करने के लिए, पर इसकी आवश्यकता हम सभी को है। क्योंकि जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो वो सही कब होता है? जब मन शांत रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है। परंतु प्रायः हम देखते हैं कि ये सारा उतना होता नहीं है जितना हम साइलेंस में बैठकर करते हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे कि आज के लीडरशिप में, आज के एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर चाहे वो कॉरपोरेट लेवल हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो,
लगभग जो उन्हें डिसीज़न लेने पड़ते हैं अंडर प्रेशर, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहाँ कहाँ पर बिल्कुल डिटैच, माना हमने सबको छोड़ दिया, इस तरह से जाकर डिसीज़न लेते हैं। आज की परिस्थिति क्या है? फास्ट पेस्ड चेंज, बहुत फास्ट परिवेश बदल रहा है, परिवर्तन बहुत फास्ट हो रहा है और आज एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चैलेंजेस है और उसमें रहकर, प्रेशर में रहकर उसे निर्णय लेना है। प्लस उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की भी है और उसकी ऑफिशियल लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है। दूसरा हम देखते हैं कि हाई एक्सपेक्टेशंस, एक लीडर के पास उसकी टीम से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और लीडर को भी अपनी टीम से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और उन अपेक्षाओं के आधार पर कई बार वो उसमें खुद को डिटैच नहीं कर पाता है। तो डिटैचमेंट शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, डिटैच हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, पर साथ में इन्वॉल्व भी होना है, जिसे बाबा शब्द देते हैं न्यारा और प्यारा। डिटैच भी हो जाओ, पर जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसमें इन्वॉल्व भी हो जाओ, तब आपको उसका कोई सॉल्यूशन दिखाई दे। अब ऐसे समय पर कई बार इमोशनल ट्रिगर हो जाता है, भावनाओं से हम कई लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसमें ऐसे है कि जिनके साथ मेरी भावनाओं से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम डिसीज़न लेने के पहले उसके प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उसके प्रति हमारा भावनात्मक रीति से झुकाव रहता है, तो मेरी प्रतिक्रिया जो होती है वो भी इमोशनली होती है। मे बी वो उस समय राइट नहीं है, परंतु हम इमोशनली उसके साथ जुड़े रहते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर, एक उस एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पर बैठकर अगर हम देखें तो कितना प्रेशर रहता है। यहाँ हम अपने आप को भी बैठकर देखें, अगर हम जो सेंटर इंचार्ज बने हैं, एक काम नहीं है हमारे पास, ओवरऑल हमें देखना है। बहुत से प्रकार के प्रेशर रहते हैं, पर उन प्रेशर के अंदर रहते हुए उस कार्य को पूरा करना है, तो उसमें हम कितना समझदारी से उस कार्य को करते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि एक टीम है, उस टीम के साथ जो एक मैनेजर, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे कोई टीम को प्रोजेक्ट दिया गया। अब वो प्रोजेक्ट पूरा करने के पहले उसका जो अपना नेचर है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। कोई अगर छोटी सी गलती कर दे तो वो उसको रिएक्ट करता है। अब ऐसा उसका बार बार का रिएक्ट वाला जो नेचर है वो देखकर टीम के अंदर एक डर, टीम के अंदर जितना प्रोत्साहन से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रही है? जब लास्ट में प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं। उसी जगह अगर जो दूसरा मैनेजर है उसे कोई प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन उसका नेचर साइलेंस वाला है, शांति से उस सिचुएशन को देखने का है, या किसी ने भी कुछ कहा या किया तो वो रिएक्ट नहीं करता है, तब क्या होता है कि जो भी कोई गलती करता भी है तो क्या करता है, ओके, बड़े प्यार से उसे समझा देता है और फिर ठीक है कहकर आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है, उसके साथ जो टीम में काम करने वाले लोग हैं वो कैसे होंगे? बिल्कुल लाइट, कोऑपरेटिव, और रिज़ल्ट ऑफ कोर्स सक्सेसफुल, कोई भी मिस्टेक्स नहीं, और वो सक्सेस हो रहा है। दोनों के बीच में अंतर क्या हुआ? एक रिएक्ट वाला था, एक के पास मेंटल पीस नहीं थी।
और दूसरे के पास मेंटल पीस, उसे वो यूज़ कर रहा है। प्रेशर दोनों के पास था, प्रोजेक्ट दोनों को करना था, टीम दोनों के पास थी, परंतु दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट इज़ डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि खाना छोड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, और डिसीजन भी बहुत अच्छे से लेना है। पर कौन ले सकता है? तो जो उसमें बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ भी है सिचुएशन से, परंतु डिटैच भी है। जैसे बाबा हमें सिखाते ना कि देह के साथ कर्म भी करो, पर देह से न्यारे भी रहो। तो यहाँ भी हमें ये देखना है कि किस तरह से हम डिटैच भी हो और इन्वॉल्वमेंट भी हो। अब डिटैच में ये नहीं है इनडिफरेंस, मैंने छोड़ दिया, जाने दो, जो होगा होगा, देखा जाएगा। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में होते, हम कहते छोड़ो बाद में देखेंगे, या कुछ उल्टा हो गया तो मुझे क्या करना है। इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल हम कई बार ऑफिस में देखते हैं कि जब एक टीम को काम मिलता है, उसमें कुछ गलतियां हो रही है, और करने वाले तो सभी साथ में है, दूसरा भी मैनेजर है, ये भी है, सब कर रहे हैं। तो एक कहता है जाने तो मुझे क्या करना है, और भी तो है ना, सिर्फ मैं एक रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ, बाकी भी है। अब ये उसका इनडिफरेंस। लेकिन उसी जगह दूसरा जो है वो अगर ये सोचता है कि अच्छा अगर इसमें कुछ गलती हो गई है, ओके चलो हम सब मिलकर इसको ठीक करते हैं, ये भी एक रवैया है। इस तरह से उस सिचुएशन को देखता है, गलती कहाँ है और उसको कैसे निकालना है, अर्थात क्लैरिटी अगर सामने है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो रिएक्ट नहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है तो हम कहेंगे ठीक है जाने दो, जो होता है होने दो। पर अगर मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, इन्वॉल्व वो रह सकता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मुझे ठीक करना है। फिर इमोशनल बैलेंस एंड क्लैरिटी। इमोशनल बैलेंस हम सब जानते हैं, किसी के साथ हम इमोशनली भावनात्मक रीति से हम जुड़े हुए हैं। अब भावनात्मक रीति से जुड़े हुए में या तो मैं किसी के पक्ष लेकर के डिसीज़न, और या कोई व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके साथ वैसा डिसीज़न। और उसके साथ साथ अगर हम सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, पक्ष इमोशन भाव को, अगर भावनात्मक रीति को अगर हम छोड़कर और उस सिचुएशन की ओर फोकस करते हैं तो हम डिसीज़न ठीक से ले पाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? एबिलिटी टू स्टेप बैक फ्रॉम पर्सनल बायस। जो मेरे पहले के धारणाएं, पहले की पसंद नापसंद, फिर चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, चाहे स्थान के प्रति हो, चाहे किसी भी कारण से अगर मेरी जो पर्सनल बायस बनी हुई है, मान लो एक टीम है और उस टीम के साथ हमें मिलकर जब काम करना है तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लास्ट टाइम जो डिसीज़न दिया था या जो अपने सजेशन दिए थे, हमने उसे एक्सेप्ट किया था और उसके कारण नुकसान हुआ था, गलत हो गया। मुझे बहुत विश्वास था और मैंने वो किया और वो गलत हो गया। शायद उसके लिए बाद में हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। अब आज भी वही व्यक्ति मीटिंग में है, वही व्यक्ति अपनी सजेशंस दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? पिछली बार इनकी वजह से मुझे सुनना पड़ा था। तो उसके कारण क्या होता है, हम उसी ढंग से उसी तरह से हम सोचते हैं, और अब उसका जो सोच या बोल है वो बहुत अच्छा बन गया है, बहुत एप्रोप्रिएट है, लेकिन मेरे अंदर वो जो पहले का है वो काम कर रहा है। तो ये भी नहीं हो, उससे मुझे डिटैच होना है, परंतु मैं कमिटेड भी हूँ, काम भी मुझे पूरा करना है। तो जब कमिटेड होंगे तभी तो हम कोई रिज़ल्ट को बाहर लेकर आ सकते हैं। तो मुझे अपने अंदर के इमोशनल को, अपने अंदर के पर्सनल बायस को एक तरफ करके
उनसे डिटैच होना है, सिचुएशन से नहीं, पर इन सब चीज़ों से डिटैच होना है और फिर उस सिचुएशन से इन्वॉल्व होकर और हमें कार्य करना है। जैसे बाबा भी हमें कहते ना, कोई परिस्थिति आई उसे छोड़कर भागकर हम नहीं जा सकते, पर उस परिस्थिति में शांत रहकर और हम कोई नया तरीका ढूंढ सकते हैं। हमें तो पता है कि बाबा हमें क्यों कह रहा है, क्यों करना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को कामनेस के साथ साथ कार्य करना ये क्यों ज़रूरी है? बहुत शांतपूर्ण रहकर, स्थिर रहकर और कार्य करने की क्या आवश्यकता है? इस सेशन में आपको भी बोलना है, थोड़ा सा मन बुद्धि को भी आप चलाते रहिए। क्या ज़रूरत है कामनेस की? आप में से बहुत सारे तो बाहर कराने वाली बहनें बैठी हैं। आवश्यकता, पहली बात तो आवश्यकता है या नहीं? कामनेस की आवश्यकता है? क्यों है? क्यों है? हाँ, और उसकी आवश्यकता क्यों है? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? डिटैच इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम काम रहेंगे, शांत रहेंगे तो ही डिटैच हो सकेंगे। इसके लिए आज के दुनिया के अंदर, आज के ऑफिस के अंदर, अगर आज का जो माहौल है चारों ओर से प्रेशर वाला, चारों ओर से प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, कमिटमेंट भी पूरा करना है, तो यहाँ शांत रहना पड़ेगा ना। बाहर तो आवाज़ है, अगर हम उसी आवाज़ में खो गए तो हम डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। और अब अनेक रीज़न आते हैं कि अंदर से हमें क्यों शांत रहना है, क्योंकि बाहर से कंप्लेंट आती है ना। एक लीडर के पास बहुत सारी कंप्लेंट, जिसका काम नहीं हुआ उसकी भी और जिसका हुआ उसकी भी। तो हमारे उनके पास बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट्स, तो कंप्लेंट्स सुनते हुए भी उस समय खुद को शांत रखना। और दूसरा है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। रोज़ प्रॉब्लम्स आती है उनके पास, एक नहीं। एक बार हम एक ऑफिस में गए, उन्होंने कहा कि अगर हम ये कहें कि संसारी समस्याओं का सागर है, पर हमारी ऑफिस में आने के साथ प्रॉब्लम शुरू होती है, और ऐसा नहीं कि हम आज घर जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, कल से नया दिन शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही अपने साथ उठा कर ले जाते हैं और फिर उसका चिंतन चलता रहता है। नेक्स्ट डे आओ तो वो प्रॉब्लम तो है ही है और सामने दूसरी भी आ गई। तो एक बोझ, आज के ज़माने में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बोझ बनते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मीटिंग की डेडलाइन। एक एडमिनिस्ट्रेटर सारा दिन 50% टाइम तो उसका मीटिंग्स में जाता है, और उस मीटिंग में सारे काम की उसके पास डेडलाइन ही होती है। इतने में ये करना है, इतने के साथ ये करना है, बहुत सारी उसके पास डेडलाइंस हैं। और उसके साथ उसे ऑफिस के अंदर भी जो प्रेशर है, उस प्रेशर को भी संभालना है। कई बार एक छोटी सी बात के कारण भी बहुत सारा टेंशन, माहौल बदल जाता है ना। कभी हम जाते हैं, सबकी दौड़ भाग ऐसे चलते, बहुत बड़ा कुछ हो गया और बहुत टेंशन में है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को उसे भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब काम वो कब कर सकता है? जब यहाँ वो शांत रहना सीखता है। इसके लिए इन सब के साथ रहते रहते उसे शांत रहना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोशनली, चाहे वो इंडिविजुअल और चाहे वो ऑफिस वर्क। अब कई बार व्यक्तिगत रीति से भी तो हम बहुत सारे भावनाओं से जुड़े होते हैं ना। कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारी बातों में मुझे मदद की है, बहुत सारे काम हमने उस पर छोड़े और उसने अच्छे किए हैं, लेकिन अब जो मीटिंग है इसमें हम उसके फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे, पर कोशिश क्या करता है वो, कहीं तो उसके फेवरेबल हो जाए। तो ये इंडिविजुअल भी और ऑफिशियल भी, हम उससे ऐसे हो जाते कि इमोशनली बंध जाते हैं। तो ऐसे समय पर भी उसको वो निकलने का
रास्ता पता होना चाहिए। जब उसे वो रास्ता मिलता है तो पूरी टीम उसे बाहर निकल पाती है, और जब खुद वो शांत रहता है तो अपनी टीम को भी वैसे ही माहौल में लेकर आता है, क्योंकि जैसे हम होते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक लीडर प्रेशर के अंदर है, स्ट्रेस में है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती है। पर अगर वो शांत है, उसका स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन बढ़ता जाता है। वाई डिसीजन गो रॉन्ग हो जाते ना, हमने कहा ना कई बार नहीं चाहते हैं पर हमारे डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमने सबसे पहले वो एक्सरसाइज भी की, रॉन्ग हो जाते हैं, फिर पता चलता अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना था। ये डिसीज़न रॉन्ग क्यों होते हैं? हम सबसे होते हैं। क्यों होते हैं? अपना अपना कारण बताएंगे, बहुत सारे कारण निकल आएंगे, क्योंकि हाथ तो हमने सभी ने उठाए थे ना। हाँ, जल्दबाजी में करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, और पास्ट के इम्प्रेशन के कारण भी डिसीजन रॉन्ग होते हैं। और क्या होता है? हाँ, पूरी मेहनत नहीं की है। उसमें सबसे पहली बात आती है ईगो इन्वॉल्वमेंट। कई बार डिसीजन अच्छे आ भी रहे हैं, जो टीम है वो भी कुछ अच्छे सजेशन दे रही है, पर उस समय लीडर ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कहूँ, मैं जो करूँ वही राइट है। अगर मैंने एक दूसरे व्यक्ति की बात मानकर और किया तो फिर मेरी इमेज क्या रहेगी? कई बार ऐसे हो जाता है ना, अपनी इमेज के लिए उस ईगो के साथ हम चलते हैं, तो ईगो के कारण वो डिसीज़न गलत होता है, और फिर हम कहते अरे नहीं, अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो शायद अच्छा होता था। तो ईगो के कारण फिर हम दूसरा देखते हैं फियर ऑफ फेल्यूर। भय किस बात का? फेल्यूर। अगर मेरा डिसीज़न कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऑफिस में सबसे पहला डर होता है ट्रांसफ़र का। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे डिसीज़न अगर गलत लगे मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए, या कहीं मुझे जॉब ना छोड़नी पड़ जाए। डर, हमेशा वो डर के अंदर जीता है। इमोशनल अटैचमेंट, किसी के साथ जुड़ाव है, उसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है और उसे छोड़ नहीं सकते, पर जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी गलत जा रहे हैं। उसके साथ हमारी पर्सनल बायस, मेरी पसंद नापसंद, व्यक्ति, स्थान, उसकी क्वालिटी, इन सब के साथ भी हम इतने जुड़े हुए रहते हैं जो न चाहते भी हम वो डिसीज़न ले लेते हैं। हमारे साथ भी होता है, सब पर्सनली भी होता है। हम नहीं चाहते हैं किसी को प्रोग्राम के लिए, कई बार अभी ऐसे होता है कि हर एक अगर व्यक्ति चाहता है मुझे स्टेज मिले, हम एक ही को दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, फिर सोचते कि चलो ठीक है, अब इनकी इतनी इच्छा है कर दो। हमने कर दिया, पर पता है इतना परफेक्शन नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, रिज़ल्ट उतनी नहीं आ रही है। तो उस समय होता रही नहीं, आज के प्रोग्राम में इन्हें नहीं, इन्हें करना था। ऑफिस में सेम बात आती है, यहाँ हमारा प्रोग्राम अलग, वहाँ भी प्रोग्राम ऐसे। हम किसी और को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो रियल में वो उतनी फुलफिल नहीं कर पाता है। मे बी उसकी कैपेबिलिटी कम है, मे बी उसका अटेंशन पूरा नहीं रहता है, पर क्या करें, हम उनके साथ इमोशनली ऐसे जुड़े हुए हैं जो हम उनको दे देते हैं। और हाई इमोशन, लो क्लैरिटी, भावनाओं में इतने अधिक बह गए कि हमने तथ्य को, सत्य को देखा नहीं, सिचुएशन के सत्यता को, उसकी गहराई को जानने की हमने कोशिश नहीं की, तो भी डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं।
इसके लिए विथ डिटैच इन्वॉल्वमेंट वन कैन केयर एंड स्टिल स्टे स्टेबल। टीम का ध्यान भी रखना है, कोई नाराज नहीं हो ये भी देखना है, और साथ साथ डिसीजन भी सही हो। वो वही कर सकता जिसका माइंड बहुत साइलेंट रहता है और जिसका मन बहुत स्थिर रहता है। हम सब रिएक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ऑफिस में भी यही होता है, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। लेकिन रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में अगर हम देखें तो हमारा रिएक्ट जो है वो कैसे होता है, जब अगर हम इमोशनली ड्राइवन, अगर हम भावनाओं में बहकर कोई निर्णय दे रहे हैं तो वो हमारा रिएक्शन है। फिर हम कहते हैं मैंने तो निर्णय दिया, वो निर्णय नहीं था, वो रिएक्शन था। निर्णय कब होता है, जब क्लैरिटी, स्पष्टता हो, जो सिचुएशन है, जो बात है, जो व्यक्ति है, बहुत स्पष्टता है, तो वो हमारा डिसीज़न होता है। और जब भी रिएक्शन होता है तो इंस्टेंट, जैसे कईयों में एक नेचर होता है, आपने कुछ कहा तुरंत रिएक्ट, तुरंत, उसका आगे पीछे क्या कुछ नहीं, पर तुरंत रिएक्ट करना। परंतु रिस्पॉन्ड क्या है, थॉटफुल एक्शन, सोच समझ कर करना, सोच समझ कर। और अगर रिएक्शन के लिए तो सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं, जो आया मन में, वेरी फर्स्ट थॉट आया और हमने वो बोल दिया या वो हमने कर दिया। इसके लिए थॉटफुल एक्शन एंड देन शॉर्ट टर्म रिलीफ और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अब रिएक्शन क्या है, अगर मैंने तुरंत कहा तो आज उसका फ़ायदा शायद हो भी। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ठीक है आज तो ये कर लो, बाद में देख लेंगे। अब होता ऐसे है, आज तो काम हो गया, आज का समय भी बीत गया, 8 दिन के बाद, महीने भर के बाद जो मेरा डिसीज़न था वो रॉन्ग हो जाता है। तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास हमेशा टेम्पररी है, पर जो रिस्पॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। उसके लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए क्या चाहिए, पॉज, थोड़ा समय रुके, अपने अंदर में हम देखें और उसके बाद उसका निर्णय। बाहर का आवाज़ बंद होगा, ऑफिस के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाले हैं नहीं, प्रेशर ख़त्म होने वाला है नहीं, ये सब वैसा ही चलेगा। पर वैसा ही चलते हुए भी अंदर को शांत रखकर और डिसीज़न लेना। अंदर के डिसीजन का प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा मन शांत रह सके, तो सिचुएशन, थॉट्स, इमोशंस, डिसीजन एंड देन रिजल्ट। अब सिचुएशन क्या है, कोई भी इवेंट में आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चैलेंजेस आएंगे, तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, परंतु हमारे थॉट्स, हम उस सिचुएशन में कौन सा थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे ऑफिस में अगर एक काम दिया गया, एक व्यक्ति को एक कार्य दिया गया, उसने वो कार्य किया, उसके लेवल से, उसकी कैपेबिलिटी से, उसकी सोच से उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब उसने उस कार्य को सबमिट किया तो एक नोट मिल गई, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब वो बंदा सोचता है कि बॉस हमेशा मेरे से नाराज़ ही रहता है, जब देखो कोई ना कोई नुक्स निकालना उनकी आदत है, चाहे कितना भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो कभी खुश होने वाले ही नहीं है। अब सिचुएशन, यही सिचुएशन दूसरे के पास, दूसरे ने भी सारा वो प्रोजेक्ट रेडी किया, सबमिट किया, दूसरे को भी यही नोट मिली, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, अब अगली बार
और कुछ नया तरीका ढूंढेंगे, कुछ और भी हो सकता है। उसने थॉट चेंज किया। दोनों के सामने सिचुएशन सेम, नोट सेम। अंतर कहाँ था? अंतर कहाँ था? सोच में। अंतर पड़ा सोच में। तो जैसा सोच वैसी उसकी फीलिंग, और जैसी उसकी फीलिंग वैसी उसकी एक्शन। तो हम सोच को बदल सकते हैं, सिचुएशन नहीं बदल सकते। सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, पर सिचुएशन में मैं क्या सोचूं ये मैं बदल सकती हूँ। तो सिचुएशन कैसी भी है, बहुत कठिन है, बहुत परेशानी वाली है, बहुत नुकसान वाली लग रही है, पर मेरी सोच अगर अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वो बड़ी बात, मुश्किल बात बहुत छोटी लगती है। और यहाँ पर फिर हम इमोशन जो हमने सुने कि जब अगर हम फीलिंग वैसी करते हैं तो फीलिंग के कारण क्या हुआ, पहले वाला सब ट्रिगर हो जाता है ना। बॉस क्यों नाराज़ है? हमेशा ही मेरे साथ पक्षपात होता आया है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया जाता है, मुझे आगे बढ़ाया नहीं जाता है। वो सारे अंदर आने लगते हैं। और फिर डिसीजन क्या होगा? अब अगर यहाँ अंदर कुछ चक्र चल रहा है तो डिसीज़न क्या होगा? नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई काम करूँगा नहीं, या मैं डायरेक्टली बोल दूँगा आप उनको ही दे दो। अंदर ही अंदर हमारी इमोशन के साथ हमारे चिंतन में परिवर्तन आता जाता है, और उसके कारण हमारा माइंडसेट इमोशनली बनता जाता है। और रिजल्ट फिर क्या होगी? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों प्रकार की हम अपने आप से कर सकते। सिचुएशन चेंज नहीं होगी, थॉट को चेंज करना। इसलिए हम देख रहे हैं व्हाट यू थिंक अफेक्ट हाउ यू फील। जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप फील कर रहे हो, और जो आप फील कर रहे हो वैसा ही आप एक्ट करते हो। तो सारा मदार किस पर गया? सिचुएशन पर है, प्रॉब्लम्स पर है? नहीं। किस पर है? हमारे सोच पर है। यहाँ अगर हम अपने आप को, सोच को बदलना चाहते हैं, क्योंकि सोच बदली तो मन शांत है, सोच बदली तो बुद्धि स्थिर है और फीलिंग्स अच्छी है, पर उसके लिए कुछ मेहनत। तो क्या मेहनत करनी है? तो यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, एक लोटस। बाबा भी हमें कहता है कमल के फूल में एक बहुत अच्छी विशेषता, कीचड़ में उगता है और कीचड़ उसको छूती भी नहीं है। और जब उस कमल के फूल पर अगर एक पानी की बूंद आ जाए, वो मोती की तरह चमकने लगती है। ये उसकी सुंदरता, कीचड़ है। तो ऐसे ही एक मैनेजर, एक लीडर के सामने भी बहुत सारी बातें हैं, पर इनसे उसे ऊपर उठना है। रेस अबव इमोशनल नॉइस। अंदर भावनात्मक बातें बहुत चल रही है, प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कुछ अंदर हो रहा है, पर मुझे उससे ऊपर जाना है। और मेंटेन क्लैरिटी अंडर प्रेशर। जब कोई प्रेशर नहीं है तब तो मन बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा सोच सकता है, परंतु जब प्रेशर में है, कई बार हम कहते हैं ना अभी बहुत बिजी, बाद में आना, बाद में बात करना। अब मैनेजर वहाँ सीट पर बैठकर ऐसे कहेगा? उससे डिसीजन लेना ही है। तो ये तरीका आना चाहिए कि चाहे बाहर जो भी हो रहा है, यहाँ क्लैरिटी हो। यहाँ क्लैरिटी तब है जब यहाँ साइलेंस है। और उसके साथ रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्शन का हमने देख लिया ना क्या क्या हो जाता है। शॉर्ट टर्म होता है, रिएक्ट करने पर फिर कल को पश्चाताप की बात आती है। तो यहाँ हमें रिएक्ट नहीं पर रिस्पॉन्ड। देन स्टे फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड सॉल्यूशन। फोकस किस पर हो? फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, वो जो सिचुएशन है, जब प्रॉब्लम है, उस पर मेरा फोकस हो कि इससे मुझे बाहर भी निकलना है, सॉल्यूशन भी लाना है,
पर आगे बढ़ करके एक कदम हम उस सिचुएशन से कुछ सीखें ना। जैसे बाबा हमें कहता है कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो क्या करती है, कुछ तो सिखा कर जाती है, कोई तो शक्ति बढ़ा करके जाती है। तो कोई भी बात आती है तो वो मुझे एक कदम आगे बढ़ा करके जाए और सॉल्यूशन दे करके जाए। उसके लिए दूसरा एक प्रिंसिपल है पॉज। पॉज प्रिंसिपल अर्थात जो भी बात आती है अगर हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा रुक करके अगर सोचते हैं, रुकेंगे तो हम अपने इमोशनल से ऊपर उठ सकते हैं, रुकेंगे तो हम पर्सनल बायस से ऊपर उठ सकते हैं और तब हम अपने आप को देख सकते हैं। अब अपने आप को उसमें हमें क्या देखना है और क्या करना है, तो उसमें सबसे पहली बात आती है पॉज फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड। उस सीट पर बैठकर आधा घंटा हम शांति में बैठकर सोच नहीं सकते हैं, पर थोड़े सेकंड्स के लिए अपने मन को शांत करें और ऑब्जर्व योर इमोशंस। हमारी भावनाएं किस तरफ बह रही है, क्या उस सिचुएशन को मैं भावनात्मक रीति से देख रहा हूँ, भावनात्मक रीति से मैं निर्णय लेने की बात सोच रहा हूँ, उससे मुझे ऑब्जर्व करना है और सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फीलिंग्स। जो मेरी फीलिंग्स है उससे भी मुझे ऊपर उठना, जिसको हम बाबा की भाषा में अगर कहें साक्षी अवस्था, अपने आप को उससे अलग। जैसे देखो कब कोई बड़ी बात प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किसी और व्यक्ति से लेते। वैसे हम रोज़ दूसरों को बहुत सारी राय दे रहे हैं, पर जब मेरे पास अपने पास प्रॉब्लम आई तो हम दूसरे से राय लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर अलग नहीं कर पा रहे और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम समझते कि ये व्यक्ति सुनकर सही राय देगा, और वो किस भाव से देखता है या सुनता है? न्यूट्रल। वो न्यूट्रल भाव से सुनता है ना, तो वो साक्षी है। अगर हम खुद को उस साक्षी अवस्था में ले जाएं तो पॉज करके साक्षी अवस्था में ले जाकर डिसीज़न लेते। या मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा था और वो राजा जब कोई बहुत बड़ी बातों का डिसीज़न लेना होता था तो उसके पास एक मंत्री था जो बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिशाली था। तो वो उसे बुलाता था और उससे पूछता था अब क्या करना चाहिए। तो वो मंत्री तुरंत निर्णय देता था और वो उसका निर्णय बहुत सटीक सही होता था। एक दिन राजा ने सोचा कि राजा मैं हूँ, मेरे पास वो डिसीजन आता ही नहीं, ये मंत्री पता नहीं कैसे इतना फास्ट अच्छा निर्णय देके जाता है। तो उसने मंत्री को बुलाकर और पूछा कि आप इतना अच्छा निर्णय कैसे लेते हो। तो उसने कहा राजन आप मेरे साथ आइए, और वो राजा को ले जाता अपने कमरे में। वहाँ एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। उस आईने के सामने वो खड़ा करता है तो राजा हंसते हुए कहता है अरे तुम्हें इस आईने में क्या आंसर मिलता है? तो मंत्री ने कहा जब भी कोई समस्या होती है मैं इस आईने के सामने खड़ा होता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये पद नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, न मैं समस्या हूँ, न मैं समस्या से जुड़ा हुआ हूँ, न मेरा कोई पद है। तो जब ये मैं सोचता हूँ सिर्फ मैं एक इंसान हूँ तो मेरा अहंकार ख़त्म हो जाता है, मेरा डर ख़त्म हो जाता है। मैं जो भावनाओं में बह जाऊँ वो भावनाएं वहाँ समाप्त हो जाती हैं, मैं इन सब से ऊपर उठ जाता हूँ। तो मुझे सही निर्णय अपने आप दिखाई देने लगता है, क्योंकि मन और समय शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्यों? मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो डर नहीं, मेरे पद जाने का डर नहीं, अहंकार नहीं कि मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे डिसीज़न हैं, इन सब से ऊपर उठ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा डिसीज़न तब आ सकता है जब हम अपने आप को उन फीलिंग्स से
ऊपर लेकर आते हैं। यहाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया गया है कि जब हम अपने उस इमोशनल भावनाओं के बहाव से ऊपर उठते हैं, सिचुएशन से ऊपर उठते हैं, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। और जब स्ट्रेस कम होता है तो हम जो सोचते हैं वो हमारा निर्णय सही हमें पहुंचाता है, सही मंजिल दिखाता है। हम जो भी ये कार्य करें, अभी हमने 2 प्रिंसिपल उन्हें बता दिए, क्योंकि ऑफिस में हमने उन्हें बताए 2 प्रिंसिपल, लोटस एंड पॉज। अब जब भी हम कोई भी बात करने के लिए सोचते हैं तो पहले तो ये आता है इससे क्या फ़ायदा होगा। काम तो तब करो जब हमें कुछ फ़ायदा हो, तो हमें इसका बेनिफिट क्या है। कॉरपोरेट लेवल पर जाकर एक लीडर को उससे क्या फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, प्लस उसको इंडिविजुअली क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर है कि उनके डिसीज़न में क्लैरिटी आती है, सोचने में उधेड़-बुन में लग जाते हैं ना। अगर हम डिसीज़न के पहले डिटैच हो रहे हैं तो डिसीज़न में क्लैरिटी आती है, साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कितने सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के न जाने कितनी मीटिंग्स करते हैं और प्रॉब्लम जहाँ थी वहीं रहती है, कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और टीम ट्रस्ट, कई बार होता है ना कि एक लीडर के पास, एक मैनेजर के पास कंप्लेंट लेकर आते हैं, शिकायत करते हैं, वो सुन लेता है, हाँ भी कर लेता है, और करने के समय कुछ होता नहीं। 4 दिन के बाद वही बात, 8 दिन के बाद कोई सोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास और कोई कंप्लेंट आती है, उसके मन में पहला थॉट आएगा, अरे पिछली बार भी किया, कुछ हुआ थोड़ी, कुछ होने वाला ही नहीं है, कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ पर फैलने लगते हैं। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट पूरा स्ट्रेस वाला बनने लगता है। तो ये फ़ायदा होता है टीम को ट्रस्ट। अगर इस सिचुएशन से निकलने की एक कला सीख ली तो टीम का भी बहुत ट्रस्ट होता है और लीडरशिप क्रेडिबिलिटी। उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। आजकल तो उससे भी ऊपर चाहिए ना, आईक्यू और ईक्यू भी इतना कार्य नहीं करता है। एक समय था जब कहा जाता था आईक्यू अच्छा हो, फिर आया ईक्यू अच्छा हो, और अब एसक्यू अच्छा चाहिए। अगर सिर्फ आईक्यू है, ईक्यू है, आप नॉलेज के आधार पर आपके अंदर वो कुशलता है, पर स्पिरिचुअल अगर नहीं है तो वो पावर नहीं है हम खुद को मैनेज कर सके। हम मैनेज करने जाते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने जाते हैं नॉलेज के आधार पर, कौशलता उसके आधार पर। तो यहाँ वो तो है। उसके साथ साथ लीडर को क्या बेनिफिट है, कंपनी को तो बेनिफिट बहुत सारी हो गई, लीडर को उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। सारा दिन स्ट्रेस में वही रहता है ना, प्रेशर भी बहुत है, डेडलाइंस भी बहुत सारी है, वर्क प्लेस पर टेंशन भी बहुत है। इन सब से वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है और उसके सोचने में एक क्लैरिटी आ जाती है। सोच तो वो पहले भी रहा था, पर मन शांत, बुद्धि स्थिर उसके सोचने की कला में परिवर्तन ला देती है। और उसका प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, एक है सीट के आधार पर रिस्पेक्ट मिलना। आप उस सीट पर हो, सब सलाम करेंगे, आप सीट पर हो, आपको सब हाँ कहेंगे, और सीट से गए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सिर्फ सीट के कारण सलाम किया जाता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, या अगर वो उसको दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे ऑफिस में ही भेज दिया जाता है, लोग सारे खुश हो जाते हैं ना। लोग सारे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर लोगों को रिस्पेक्ट पर्सनली नहीं था, पर सिर्फ सीट के कारण था। तो ऐसे उसे रिस्पेक्ट मिलता है। और यहाँ हम और भी एक मैनेजर या एक लीडर की जो उसकी अपनी
अपनी जो इमेज बनती है वो किस तरह से उसकी इमेज को बना पाता है, क्योंकि उसके पास जो ये कला आ गई तो उसका जो लोगों के साथ कनेक्शन है या लोगों के साथ जो कार्य है उसमें भी उसको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, न सिर्फ अपनी पर एम्प्लॉइज़ जो है उनके साथ भी ऐसा है। और उसके अंदर भावनात्मक बैलेंस करने की कला आ गई, क्योंकि जहाँ वो स्टेबल रहना सीख लेता है, साइलेंस में रहना सीख लेता है, तो उसके पास एक इमोशनल बैलेंस की कला भी आ जाती है और उसका जो निर्णय है वो निर्णय सही होने के कारण रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो उसकी अपनी जो इमेज है वो बहुत अच्छी इमेज वो बना पाता है। और यहाँ चाहिए उसके लिए ऐसे ही उसकी वो इमेज बनी, बहुत सारी मेहनत। हम अभी सुन रहे थे ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ भी मेहनत। अब यहाँ क्या चाहिए? माइक्रो रिफ्लेक्टिंग टूल। क्या है ये? थोड़े समय के लिए अगर हम खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, इमोशनल से हम माइंडफुलनेस पर आ सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत। अब क्या वो मेहनत है कि जब भी कोई सिचुएशन आ रही है, पॉज करके जो हमने सीखा था, ऑब्ज़र्व करना, फिर अपने आप को देखना। तो यहाँ भी हमें इन सब बातों को देखना। फिर क्या है? वाई इट मैटर्स इन लीडरशिप। डिसीजन इम्पैक्ट पीपल, परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन। क्योंकि वो डिसीजन सिर्फ उस तक नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस और रेपुटेशन का भी तो सवाल होता है ना। और उसके साथ साथ अब इसमें ये अगर मुझे बनाना है तो क्या रिफ्लेक्शन चाहिए, कौन सी बातें मुझे सोचनी है। जब भी डिसीजन लेना हो उसके पहले पॉज और अपने आप से पूछो, एम आई काम राइट नाउ? क्या मैं अभी अंदर से शांत हूँ? इस ईगो इन्फ्लुएंसिंग मी? कहीं मैं अहंकार, ईगो के कारण उसके प्रभाव में आकर तो कोई डिसीजन नहीं लेने जा रहा हूँ। मैं ही सही हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए, मेरा ये पद है, ऐसी बातें आकर कहीं मैं डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ। और तीसरा, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? मैं जो अभी निर्णय लेने जाऊँगा उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? आज तो चलो अच्छा हो जाएगा, जिसके फेवर में लिया वो खुश हो जाएगा, लेकिन कल क्या होगा उसको भी सामने देखें, अपने आप को देखकर, और फिर हम उसका निर्णय लें। यहाँ चाहिए 2 मिनट अलाइनमेंट। 2 मिनट अलाइनमेंट करने से हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे, जो हमारे अंदर ताकत आएगी वो डिटैच होने की आएगी और सिचुएशन से जुड़ना। किससे डिटैच होना है? सिचुएशन से डिटैच नहीं है हम, पर हमें डिटैच होना है जो हमारे अंदर बहुत सारा चल रहा है उससे डिटैच होना है, और हमें सिचुएशन से इन्वॉल्व होना है और उससे डिसीजन हमारा अच्छा बनाना है। कैसे ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी हम समझें। तो जनरली वो अगर मेडिटेशन और ये सब बातें नहीं जानते हैं तो हम उनको एक बेसिक स्टेप बताते हैं। क्लोज योर आइज, स्टेप बैक मोमेंट फ्रॉम दी सिचुएशन। खुद को सिचुएशन से अलग करना है। अब तक वो क्या सोच रहा है, ये सिचुएशन है, मुझे करना है, मुझे देखना है, उससे वो जुड़ा हुआ है। अब उसे बताना है कि आप पहले शांत हो जाएं, उस सिचुएशन से अपने आप को अलग करें और ऑब्जर्व। उसे आप एक ऑब्जर्व करें, कैसे? न्यूट्रल, साक्षी भाव से उस परिस्थिति को देखें और फील करें कि मैं अंदर बहुत शांत
स्थिर, मेरा माइंड बहुत स्थिर है और मैं शांत हूँ। ये फीलिंग सिर्फ शब्दों से नहीं, उसे ये फील कराना। तो यहाँ हम उनको एक छोटा सा 1 मिनट का हम उनको मेडिटेशन का तरीका सिखाते हैं कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। और दूसरा हम उनको तरीका बताते हैं, चैलेंज बिकम्स अपॉर्चुनिटी। काम माइंड, क्लियर वैल्यूज़, मैच्योर एंड इफ़ेक्टिव लीडरशिप चाहिए तो चैलेंजेस आएंगी, पर उसको कन्वर्ट करो अपॉर्चुनिटी में। चैलेंज को अगर चैलेंज के रूप में देख रहे हैं तो ईगो आएगा, अपने नॉलेज का, अपने पद का ईगो आएगा। अगर हमने सिर्फ उसको चैलेंज देखा तो हम कहेंगे मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पोस्ट पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर उससे अगर अपॉर्चुनिटी समझा, अवसर समझा, तो उसे हम बहुत अच्छी तरह से करके और आगे बढ़ सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उस पर नहीं, बाकी सब पर भी पड़ता है। और जब ये कला वो सीखता है तो उसकी अपनी लाइफ बैलेंस्ड लाइफ बनती है। बैलेंस्ड लाइफ बनने पर वो अपने आप को भी आगे बढ़ाता है, साथ साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ये गुण आ जाते हैं, जो वैल्यू बेस जो वो डिसीजन ले रहा है, उसके आधार पर वो टीम के लिए भी पॉजिटिव सोचता है, टीम भी उस पर ट्रस्ट करती है और उसके आधार से वो सबको लेकर के चलता है। और सबको साथ लेकर चलना अर्थात खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। ग्रोथ, कंपनी की भी ग्रोथ, अपनी टीम की भी ग्रोथ, तो हर प्रकार से वो आगे बढ़ता है और बढ़ाता है। इसमें हम अवश्य मेडिटेशन को ऐड करते हैं। उन्हें थोड़ा सा एक मेडिटेशन जो हमने सिखाया, तो जब पद से उनको ऊपर उठना है ना, तो पद से ऊपर उठने के लिए हम उन्हें बताते कि आई एम पीसफुल एंड स्टेबल बीइंग, रोल इज टेम्पररी, वैल्यूज़ आर परमानेंट। पद आज है, कल नहीं होगा। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले वो पद नहीं था। आज से 10 साल 20 साल बाद वो पद नहीं होगा। पर जो ये मेरी आत्मा की वैल्यू है, ये पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो जो हमेशा वाली चीज़ है उसे रोज़ अपने आप को याद दिलाते रहना। डेली प्रैक्टिस फॉर काम एंड इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब कई बार वो कहते हैं जब परिस्थिति आएगी ना हम थोड़ा समय शांत हो जाएंगे। होगा नहीं, उसके लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, डेली अवेयरनेस चाहिए। और डेली प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, तो हमें उन्हें कुछ पॉइंट्स देनी होती है। जैसे बाबा हमें पॉइंट्स देता है ना, सवेरे को सेट करो। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था दिनचर्या के साथ मनचर्या भी सेट करो। तो यहाँ भी उनके बाकी रूटीन तो सेट है, पर उन्हें ये कैसे ऐड करना है, तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि सबसे पहले सवेरे सवेरे सेट द राइट एटीट्यूड, अर्थात आज सारे दिन में मुझे सबके साथ कैसे व्यवहार करना है। दूसरा, सारे दिन में जब भी मुझे डिसीज़न लेना है उसके पहले कुछ सेकंड पॉज करना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट जल्दबाजी में होगा, रिस्पॉन्ड जल्दबाजी में नहीं होगा। पॉज और फिर रिस्पॉन्ड करना है, ये उनको दिनचर्या में सेट करना है। और फिर उसके बाद रात को चेक भी करना है। मैंने सुबह प्रोग्राम दे दिया, चेक किया ही नहीं, बहुत सारा ऊपर नीचे हो गया, कल और ज़्यादा होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्ट ऑन द डे, आज सारे दिन में मैंने जिसके हिसाब से सोचा था आज किस तरह से मुझे व्यवहार करना है, पॉज होकर के डिसीजन लेना है, हुआ नहीं हुआ,
उसे मुझे देखना है। तो ये तीनों बातें हम उनको उनकी दिनचर्या के साथ ये ऐड कराते हैं ताकि उनका डिसीजन सही और समय पर हो सके। अब 1 घंटे में बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत सारी बातें सुनी। अब कहेंगे सारी बातें याद नहीं रहनी है, तो हम लास्ट में उन्हें कहते हैं जस्ट रिमेंबर वन वर्ड, डिस्टेंस। एक शब्द याद रखना तो आसान है ना, डिस्टेंस। डिस्टेंस का अर्थ क्या है? डिटैच फ्रॉम इमोशंस, आइडेंटिफाई द फैक्ट। तथ्य क्या है उसे समझो और स्लो डाउन। अंदर चक्र बहुत फास्ट चल रहा है, डिस्टेंस में इस चक्र को थोड़ा स्लो करो और थिंक लॉन्ग टर्म। इसका रिजल्ट आज नहीं कल भी हो तो क्या हो, मेरे रिजल्ट को लोग याद करें, मेरे डिसीजन को लोग याद करें। ये ना कहें कि अरे इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो इसके बाद तो बहुत कुछ नुकसान हो गया। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन और उसके साथ अलाइन विथ वैल्यूज़। देन न्यूट्रल माइंड, इसका फेवर भी नहीं उसका फेवर भी नहीं, किसी के फेवर किसी के प्रभाव में आकर के नहीं, परंतु न्यूट्रल माइंड रखकर और डिसीजन। और देन चूज़ द बेस्ट एक्शन। अगर इतने तक हम पहुँचे तो बहुत अच्छे अच्छे डिसीज़न हमारे माइंड में आते हैं। उसमें से सबसे अच्छा कौन सा डिसीज़न है उसको चूज़ करें एंड देन एग्जीक्यूट कामली, बहुत शांति से उसको कार्यान्वित भी करें। तो सारे सेशन में हमें क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस याद रखना, एक शब्द याद रखना आसान है, बस उस एक शब्द के अर्थ को भी हमें याद रखना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये हम उनको एक इजी फॉर्मूला बता देते हैं और उस इजी फार्मूला से वो अपने आप को ठीक कर सकते। एक लास्ट में छोटा सा एक मैसेज के हिसाब से एक स्टोरी है कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को निशाना लगाना सिखा रहा था। उसने निशाना लगाया पर वो चूक गया। गुरु ने कहा मन का ध्यान रखो, मन पर को देखो और फिर निशाना लगाओ। निशाना कहाँ लगाना है? झाड़ पे। देखना कहाँ है? मन को। उसने कहा ठीक है और उसने आंखें बंद की, ध्यान किया और फिर निशाना लगाया। निशाना बिल्कुल परफेक्ट। पहली बार वाला चूक गया, दूसरी बार वाला परफेक्ट। निशाना किसने लगाया था? निशाना किसने लगाया? ये आंखें निशाना नहीं लगाती है। कौन लगाता है? मन। मन निशाना लगाता है। अगर मन शांत है तो निशाना ठीक लगता है। ये आंखें ठीक देख रही है पर मन कहीं और घूम रहा है तो वो निशाना लग नहीं सकता। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हम योग के लिए बैठे हैं पर बहुत सारी परिस्थितियों का चिंतन भी कर रहे हैं और बाबा को देखे भी जा रहे हैं। तो अभी रमेश भाई उदाहरण दिए थे ना, शांत स्वरूप हो, बाबा की किरणें आ रही है और फिर कुछ काम भी याद आ रहा है, तो वो अवस्था हो जाती है। इसलिए मन का निशाना लगाना ठीक से सीखना, उसको याद रखना है। आज के सेशन को आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना। आप सभी को बहुत बहुत